हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक हमने फलन क्या होता है और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज का हमारा टॉपिक है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, संयोजन शब्द का अर्थ होता है कंपोजिशन, जैसे कि जोड़ना। दो फलन यदि एक साथ दिए हों तो उनका हम संयोजन किस प्रकार करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास दो फंक्शन हैं, f, एक फंक्शन f है जिसका संबंध a का b से है, और दूसरा फंक्शन हमारे पास g है जिसमें जो इस प्रकार से है कि b का संबंध c से है। जैसे कि ये देखिए, ये एक सेट है a और ये एक सेट है b और ये तीसरा सेट है c। अब हम सेट a और सेट b में देखते हैं तो सेट a का जो एलिमेंट x है इसका इमेज किस में बन रहा है, सेट b में बन रहा है। यानी x का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो fx फॉर्म हो रहा है, सेट b में फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों सेटों के बीच में, a और b के बीच में जो संबंध है उसको हम f से निरूपित कर रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा फंक्शन यानी fx का जो हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इमेज जो हमें मिल रहा है वो हमें सेट c में g ऑफ fx मिल रहा है। तो ठीक उसी तरीके से b और c के बीच में भी एक संबंध होगा, और वो संबंध जो है वो हम यदि हम उसको फलन g से निरूपित करते हैं तो ये दो फंक्शन हमारे पास हो जाते हैं। एक तो सेट a का b में संबंध है f से, दूसरा है b का c से संबंध है जिसको हम g से निरूपित कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा, इन दोनों फलनों का जो संयोजन है उसको हम किससे निरूपित करते हैं, GOF से निरूपित करेंगे। यही चीज़ मैंने इसमें डेफिनेशन में आपको बताई हुई है, लिखी हुई है। जो आपकी PDF फाइल आपको मैंने दिया हुआ है उस PDF फाइल में ये सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं आपको एक जगह नोट्स के रूप में कलेक्शन दे रही हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको नोट बनाने में भी आसानी रहेगी। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है उसको हम कैसे निरूपित करते हैं, G ऑपरेशन F या GOF से निरूपित करते हैं। और ये किस प्रकार का फंक्शन होता है, ये होता है A का C से संबंध। ये किस में संबंध दिखाएगा, A का C से, यानी A के जितने भी अवयव हैं उसका इमेज हमें किस में मिलेगा, सेट C में मिलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे सेट A है, सेट A का जो एलिमेंट है x, इसका इमेज हमें किस में मिल रहा है, C में मिल रहा है, G ऑफ fx। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और ये किसके लिए है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। A के प्रत्येक अवयव के लिए, A का जितना भी अवयव होगा इनके सबके लिए ये फलन जो है GOF ये सभी के लिए है। तो उस कंडीशन में ये दो चीज़ें मिलती हैं हमें। एक तो GOF किस प्रकार का फंक्शन है, A का C में है, और दूसरा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। GOF ऑफ x लिखना हो तो हम कैसे हम निरूपित करते हैं, GOF ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू G ऑफ fx। ये हमारे लिखने का तरीका है। इसी तरीके से हमें प्रांत और सह प्रांत निकालना हो, जैसा कि मैंने आपको फलन में भी बताया था और हमेशा बताती हूँ। GOF ये जो हमारा फंक्शन मिल रहा है GOF, इसका हमें प्रांत और परिसर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। प्रांत के लिए मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि प्रांत क्या होता है, समुच्चय के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक सेट। तो जो सेट A है उसके एलिमेंट का एक कलेक्शन, तो ये हमारा प्रांत हो गया। उसी तरीके से जितने भी इमेज हमारे फॉर्म हो रहे हैं तो उस इमेज जितने भी फॉर्म हो रहे हैं उन सारे प्रतिबिंब का एक कलेक्शन, एक जगह एक कलेक्शन बनाना, एक सेट बनाना, वो हमारा क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। तो चूंकि GOF हमारा किस में संबंध है, A का C में संबंध है, यानी A के अवयव का इमेज C में फॉर्म हो रहा है, तो प्रांत क्या होगा, सेट A, और सह प्रांत क्या होगा, सेट C। कहने का मतलब यदि हम देखें तो F ऑफ fx जो है ये क्या होगा, ये होगा हमारा सेट A का एलिमेंट, और G से जब हम GOF निकालेंगे तो G वाला जो एलिमेंट आएगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो C का एलिमेंट होगा। यानी प्रांत जो होगा वो किसका होगा, A का होगा, सेट A के एलिमेंट का कलेक्शन या समुच्चय A होगा। उसी तरीके से सह प्रांत जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, समुच्चय C ही इसका। तो इस तरीके से हम जहाँ कहीं भी हमें प्रांत या सह प्रांत निकालना हो फलनों के संयोजन में तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगला टॉपिक हमारा है व्युत्क्रमणीय फलन या इन्वर्स फंक्शन। इसको हम प्रतिलोम फलन, इन्वर्स फलन और व्युत्क्रमणीय फलन अलग अलग नामों से जानते हैं। तो
व्युत्क्रमणीय, सबसे पहले हम समझते हैं व्युत्क्रमणीय या इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स या व्युत्क्रम, या आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। व्युत्क्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? व्युत्क्रम शब्द का अर्थ होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा। तो जैसे हम अभी फलन पढ़ रहे थे, ये क्या है? सेट ए का संबंध बी से, इस तरीके से ये फलन, ये हमारा सीधा संबंध है। तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे या इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो व्युत्क्रम क्या होगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना जाकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे कि ये फंक्शन एफ है तो इसका इन्वर्स फंक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इसको निरूपित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फलन निकालते हैं, इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। अब पहले तो आप फलन, मैंने पहले भी बताया हुआ था आपको कि फलन क्या होता है। फलन होने के लिए दो चीज़ें, इन्वर्स फंक्शन के लिए दो चीज़ें कंडीशन ज़रूरी है, उसी तरीके से फलन के लिए भी दो कंडीशन ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो फलन के लिए कंडीशन समझिए, तभी आपको इन्वर्स फंक्शन समझ में आएगा। फलन में क्या है कि दो सेट हमारे पास हैं, सेट ए और सेट बी। तो इसके दो कंडीशन मैंने पहले भी बताए थे कि ये दोनों कंडीशन यदि फॉलो हो रहे हैं तो फंक्शन होगा, और नहीं, उनमें से एक भी यदि फॉलो नहीं हो रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि सेट ए है, सेट ए की एलिमेंट हैं हमारे 1 2 3। ठीक है, उसका इमेज हमें किस में मिल रहा है? सेट बी में मिल रहा है। उसमें क्या मिल रहा है? ए बी सी मिल रहा है। जैसे कि ए का इमेज हमें ए मिल, 1 का इमेज हमें ए मिल रहा है, 2 का इमेज हमें बी मिल रहा है, और सी का इमेज हमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। यानी इन दोनों का इमेज हमें क्या मिल रहा है? बी ही मिल रहा है। तो ये 3 जो है, 3 का एलिमेंट संबंध किससे है? बी से है। और सेट बी में हमारे पास एक एलिमेंट बच जा रहा है, सी। लेकिन फलन के लिए कंडीशन पहले आपको मैंने क्या बताई थी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का बी से संबंध होना चाहिए, या फिर उसका एक इमेज फॉर्म होना चाहिए सेट बी में। तो ये तो कंडीशन पहला इसमें अप्लाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि ए का, सेट ए का कोई भी अवयव जो है बी के किसी भी बी के जो अवयव हैं उसमें एक से अधिक से संबंधित ना हो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए दो फंक्शन हमारे पास ये हैं, सेट ए और सेट बी दो हैं, और ये हमारे पास फंक्शन है एफ। तो और सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। अब हम इसका इमेज देखते हैं तो 1 का इमेज क्या है? ए है। ठीक है, 2 का इमेज क्या है? बी। और 2 का इमेज हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक और इसमें इमेज हमें प्राप्त हो रहा है, वो है सी। ऐसे ही 3 का इमेज डी मिल रहा है, और 4 का इमेज भी डी मिल रहा है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज हमें बी में मिल रहा है, लेकिन इसमें ये नंबर दो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि हमें दो इमेज फॉर्म मिल रहा है। एक तो बी मिल रहा है और दूसरा सी मिल रहा है। ये दो इमेज हमें केवल एक एलिमेंट के फॉर्म हो रहे हैं। जबकि दूसरा कंडीशन यही कहा गया है, बताया था मैंने आपको फलन बताते समय, कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए, या उसका एक से अधिक एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट सेकंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन एफ है ये फलन है, लेकिन यहाँ पे ये एफ क्या होगा? फलन नहीं होगा। तो ये कंडीशन है फलन के लिए। तो इन्वर्स में भी यही चीज़ें होती हैं कि जब वो फलन है तो जब हम उसका इन्वर्स फंक्शन फॉर्म करेंगे, निकालेंगे, तो उस इन्वर्स फंक्शन में भी वो फलन होना चाहिए। जो इन्वर्स फंक्शन है वो फलन होना चाहिए, तभी वो इन्वर्स फंक्शन का अस्तित्व होगा, नहीं तो अस्तित्व नहीं होगा। और इन्वर्स फंक्शन के लिए दो कंडीशन होती हैं, ज़रूरी होती हैं। एक तो फलन एक ही हो, यानी 1 to 1 हो, जैसे कि अभी मैंने बताया 1 to 1 हो। दूसरा क्या हो? आच्छादक हो। ठीक है, तो ये दोनों ही यदि एक साथ होंगे तभी फंक्शन इन्वर्स फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ, जिसका संबंध कैसे है? एक्स का वाई से है। तो ये फंक्शन एफ इन्वर्स फंक्शन कब होगा? जब एक फलन हमारे पास है जी, सच दैट वाई का रिलेशन किससे है? एक्स से। यहाँ पे एक्स का रिलेशन वाई से है, तो दूसरा फंक्शन जो हमें मिल रहा है जी, वो वाई का रिलेशन एक्स से होगा। तो उसका अस्तित्व कब होगा? तब होगा जबकि जी ओ एफ जब हम निकालेंगे तो वो हमें एक्स का आइडेंटिटी प्राप्त होगा। ऐसे ही एफ ओ जी जब निकालेंगे तो वाई की आइडेंटिटी प्राप्त मिलेगी। तब तो ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स फंक्शन का अस्तित्व होगा। जैसे कि फलन जी को
और इस जब ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो हम फलन g को क्या कहते हैं, f का प्रतिलोम फलन कहेंगे। तो g को f का प्रतिलोम फलन कहेंगे, और जब f का प्रतिलोम फलन होगा उसको हम निरूपित करने के लिए किससे निरूपित करते हैं, f पे पावर जो है -1, ये आप देख रहे होंगे पावर की तरह लिखा हुआ है, लेकिन ये पावर नहीं है, इसको हम f इनवर्स पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसे f इनवर्स के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और इसी तरीके से लिखेंगे। अब ये चीज़ें अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही होंगी, ये आपको एग्जाम्पल में एक दे रही हूँ, एग्जाम्पल के आधार पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट ये a है और ये दूसरा सेट हमारा b है। तो इसमें ये a का b से संबंध जो है उसको हम फलन f से दिखा रहे हैं। सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट b में एलिमेंट है हमारे पास a b c, ये तीन एलिमेंट हैं। और इनमें रिलेशन कैसा है, 1 का रिलेशन किससे है, a से है, 2 का रिलेशन b से है, 3 का रिलेशन भी b से है, यानी दो एलिमेंट का रिलेशन हमारा b से है और 4 का रिलेशन c से है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि a के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी 4 एलिमेंट हैं, तो चारों का इमेज हमें b में मिल रहा है, यानी कि ये हमारा फलन का जो कंडीशन है, पहला वाला जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था फलन का कंडीशन, वो इसमें फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है बताया था मैंने, कि a का जितना भी जो भी एलिमेंट है वो b के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि b का जो भी एलिमेंट है, a के दो एलिमेंट का इमेज तो b में फॉर्म हो रहा है, बट एक से ज़्यादा b में, ऐसे एलिमेंट b में नहीं है एक से ज़्यादा जो किसी सेट a के किसी अवयव का इमेज हो। तो इसलिए ये जो f है वो क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, इस कंडीशन में देखते हैं, इसी को जब हम अपोजिट लिखते हैं, ये सेट b है, सेट b को यहाँ लिखें और सेट a को इधर लिखते हैं, इसका इन्वर्स फंक्शन जब निकालते हैं तो इसका अपोजिट भी फंक्शन होना चाहिए। ये जो दोनों फंक्शन, ये फंक्शन है, इसका अपोजिट यानी इन्वर्स, ये f है ना, तो इसका इन्वर्स जो फंक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, तो वो भी फंक्शन होना चाहिए। यदि वो फंक्शन है तो f इनवर्स एक फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी f इनवर्स का अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सेट b है, a b c, इसमें तीन एलिमेंट हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया। वही चीज़ मैंने अपोजिट लिख करके लिखी है आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए है। और ये सेट a है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, a का संबंध किससे है, 1 से है, तो a का संबंध 1 से हो गया, b का संबंध 2 से हो गया, b का संबंध 3 से हो गया और c का संबंध 4 से हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे सेट, इसमें देखिए पहला सेट, तो पहले सेट में a b c तीनों का इमेज हमें इसमें मिल रहा है, सेट a में मिल रहा है, तो हमारे फलन का पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन मैंने क्या कहा था कि b में यानी दूसरे वाले सेट में एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए किसी भी एक एलिमेंट के। तो इसमें आप देख रहे होंगे b एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कि b में इस सेट में हमें दो इमेज फॉर्म हो रहे हैं, 2 और 3, दो चीज़ें मिल रही हैं, दो जगह इसका संबंध है, b का संबंध 2 से भी है और b का संबंध 3 से भी है। तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये f इनवर्स जो ये फंक्शन हमारा मिल रहा है, f इनवर्स, ये फंक्शन नहीं है। तो ये अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें फलन और इनवर्स फंक्शन दोनों ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि f सच दैट 1 2 3 टेंस टू 1 2 5 एंड सेकंड फंक्शन 1 2 5 टेंस टू 1 3 और एक f दैट इज इक्वल्स टू जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो है 1 2 3 5 4 1 और दूसरा फंक्शन g मिल रहा है हमें 1 3 2 3 5 1 द्वारा दिए गए हैं। तो g o f का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम सोल्यूशन निकालेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दी रहती हैं उनको हम पहले नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया है, पहले पहला फंक्शन f क्या दिया है, f सच दैट दिस, ये मैंने नोट कर लिया। और दूसरा फंक्शन क्या दिया है, ये g, दूसरा फंक्शन ये हो गया। और क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, f दैट इज इक्वल्स टू दिस, तो ये आपका सेट f हो गया। ऐसे ही g दिया हुआ है, ये आपका सेट g हो गया। आपको निकालना क्या है, इन चारों आधार पे आपको g o f की वैल्यू निकालनी है, g o f का मान निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन निकालना है, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। तो जी ओ एफ निकालने के लिए जी ओ एफ एक्स के लिए निकालेंगे,
तो x की वैल्यू f GOF, यहाँ पे लास्ट में f है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, 134 की निकालेंगे, क्योंकि f की वैल्यू 134 की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन GOF निकालेंगे, तो 1 के लिए निकालेंगे। 1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम, मैंने आपको डिफिनीशन बताया था GOF ऑपरेशन x कैसे लिखते हैं, G ऑफ f x लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से जब हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं, लिखते क्या हैं, अभी आपको मैंने बताया था GOF ऑफ x कैसे लिखते हैं, दैट्स इक्वल्स टू G ऑपरेशन f x, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो GOF 1 की जगह पे क्या हम x रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, G ऑफ F1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो GF1, G तो G ऐसे उतर जाएगा, लेकिन F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू अब आपने इसमें देखिए जो आपने कंडीशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, F1 की वैल्यू क्या है, 1 का संबंध किससे है, 2 से है। तो ये F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो F1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 2 हो गया, यानी Gx2 x की जगह पे 2 है, तो G2 की वैल्यू क्या है, इस वाले उसमें देखेंगे 2 की वैल्यू क्या है, 2 का संबंध 3 से है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी GOF1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरीके से हम 3 की निकालेंगे, GOF3 की वैल्यू निकालेंगे, तो GOF3 की वैल्यू क्या होगी, G ऑफ F3, ये F3 की वैल्यू इधर ब्रैकेट में ये हो जाएगा। F3 की वैल्यू क्या है, 3 का रिलेशन किससे है, 5 से है, तो F3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखिए G5 की वैल्यू निकालनी है, G5 की वैल्यू क्या है, अब इसमें G में देखिए 5 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1। तो GOF3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से हमें GOF4 की वैल्यू निकालनी है। GOF4 की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू G ऑफ F4। F4 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, 4 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से हो गया G1। अब G1 की वैल्यू क्या है, इमेज क्या मिल रहा है हमें, G1 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू किससे, इमेज क्या मिल रहा है 1 का, 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, एक तो GOF1 की वैल्यू 3, GOF3 की वैल्यू 1 और GOF4 की वैल्यू 3। तो इसी को हम कंबाइन करके लिख देंगे, वही आपका GOF की वैल्यू होगी। तो GOF की वैल्यू क्या होगी, 1 का इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, 3 फॉर्म हो रहा है, तो क्या सेट क्या बनेगा, GOF का क्या बनेगा, पहला 1, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 3, तो पहला 1 का इमेज 3, ये एक सेट हो गया, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या है, 3 का 1 हो रहा है, तो 3 का क्या बन रहा है, इमेज 1, तो ये सेकंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर क्या होगा, 4 का 3 हो गया, तो 4 का 3, तो यही आपका आंसर है। GOF जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 133143, ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि मान लीजिए F, G तथा H, ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं जिनका संबंध क्या है, R से R। R क्या है, आप जानते होंगे, R क्या है, रियल नंबर। R क्या है, रियल नंबर, यानी R का संबंध R से है, रियल नंबर का रियल नंबर से संबंध है, ठीक है। तक दिए गए फलन है, सिद्ध कीजिए कि F प्लस G ऑपरेशन H दैट इक्वल्स टू FOH प्लस GOH, ये फर्स्ट है। और सेकंड क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी F डॉट GOH दैट इक्वल्स टू FOS डॉट GOH। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, प्रूफ लिखेंगे, और पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो साइड हैं ये इक्वल्स की, इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा F प्लस GOH। तो हम इसके लिए तो निकालेंगे नहीं, हमें किसके लिए निकालना है, रियल नंबर के लिए निकालना है। तो रियल नंबर R, यानी R सपोज दैट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे जब हम x के लिए निकालेंगे तो F प्लस GOH, x की वैल्यू जो होगी क्या होगी, ये H इसमें इसके साथ ऑपरेशन होगा तो F प्लस G HX हो जाएगा, इसके साथ ऑपरेशन होकर ये ऑपरेशन हट जाएगा, यानी ये O हट जाएगा और ये G इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये F प्लस G HX है, अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, ये बीच में प्लस है तो ये आपस में अलग अलग, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी FHX हो जाएगा, पहले कंडीशन में FHX हो गया, ठीक है। फिर बीच में प्लस का निशान आएगा और दूसरे में क्या होगा, GHX हो जाएगा, तो ये G हो गया और ये HX हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या है, अब ये देखिए FHX है, तो इसको हम कंपोजिशन वाले फंक्शन के फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, FOHX लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, GOHX लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हमें क्या, x, चूंकि ये x क्या है, रियल नंबर के लिए R रिलेशन
आर से आर का संबंध दिया हुआ है ना, तो ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है, तो यहाँ से हम एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटा करके क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच दैट प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही जो है ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब यहाँ से हम एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या एक्स हटा देंगे तो एफ प्लस जी ओ एच दैट इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, यानी लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था।